रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, आज का मौजू वो दस्तावेज है जिस पर मुल्क की मईशत, आवाम की उम्मीदें और हुकूमत की कारकर्दगी का दारो मदार होता है। बात हो रही है वफाकी बजट 2025 और 26 की, जो आज कौमी असम्बली में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया। एक बड़े माली खसारे, महंगाई के बोझ और IMF के दबाव में पेश किया गया ये बजट कई हवालों से निहायत अहम और नाजुक समझा जा रहा है। कुल 17,800 अरब रुपए के तखमीना बजट में हुकूमत ने शरह नमू 3.6% और महंगाई की शरह 12% रखने का हदफ मुकर्रर किया है। बजट में दिफाई अखराजात 2550 अरब, पेंशन 1055 अरब और वफाकी तरक्याती बजट 1700 अरब रुपए रखा गया है। गौरतलब बात यह है कि इस बार सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का ऐलान किया गया है, मगर इसके साथ साथ टैक्स नेट बढ़ाने, नॉन फाइलर पर सख्तियां, रियल एस्टेट, ई कॉमर्स और बैंकिंग सेक्टर पर नए टैक्सेस का निफाज भी शामिल है। IMF की शराइत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सब्सिडी में कटौती, कार्बन लीवी और तवानाई इस्लाहत भी मुतारिफ करवाई हैं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस 13 जून से 21 जून तक जो है वो होगी और वोटिंग 24 से 26 जून के दरमियान मुतवक्के है। हुकूमत का कहना है कि यह बजट मईशत को मुस्तहकम, रेवेन्यू को बढ़ाने और अवामी बहबूद को बेहतर बनाने की कोशिश है, जबकि अपोजिशन इसे IMF ज़दा, टैक्स ज़दा और आम जो है वो आदमी के लिए मजीद मुश्किलात का सबब करार दे रही है। आज के प्रोग्राम में इसी बजट का जायजा लेंगे। क्या वाकई ये बजट अवामी दोस्त है? हुकूमत और मतलूबा पार्लिमानी हिमायत इसको मिलेगी? और अब आम जो शहरी हैं उसके लिए ये बजट में क्या जो है वो शामिल है? इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने, जो कि MNA हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है और बिजनेस कम्युनिटी से भी उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं। सर, बताइएगा, मौजूदा माली हालात में ये बजट कितना हकीकत पसंदाना है? सर देखिए, ये बजट जो है वो आजादाना नहीं बना है। इसमें हम IMF के प्रोग्राम को मद्देनजर रखें और IMF की वो तमाम शराइत जो उन्होंने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हमसे हाईएस्ट लेवल पे साइन कराई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जिन्होंने हमने IMF से इत्तेफाक किया है और वादा किया है कि हम करेंगे, और वो इस बजट में हमें करनी पड़ी। अब इस बजट में दो तीन एंगल है। पहले एक आम आदमी की बात कर लेते हैं। तो आम आदमी के लिए तो यह है कि 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया है और 10%, पहले 6% कर रहे थे वो, फिर आजम साहब ने लास्ट मिनट में उसको 10% कराया है। तो उनका ये कहना था कि अफराद 4% है, तो अमूमन महंगाई की शरह जितनी बढ़ती है उतने ही फिर वो तनख्वाह में इजाफा करते हैं। लेकिन फिर 10% तनख्वाह में इजाफा किया गया। पेंशन वालों को 7.5% इजाफा किया गया। हैंडीकैप्स वालों के अलाउंस में भी इजाफा किया गया है। और पेंशन में इसमें किसी की 1 करोड़ से ज्यादा की अगर पेंशन बनती है तो उस पर 5% टैक्स जो है नाफिज करा है। इस साथ साथ उन्होंने सोलर पैनल के ऊपर 18% GST लगाया है, जिसके माने उस सोलर पैनल की इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं। मुल्क में शमसी तवानाई जो है उसको प्रोग नहीं देना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास हमारी अपनी इजाफी बिजली है 8 से 10 हजार, जो हम चाहते हैं कि सार्फिन उसको खर्च करें। जबकि सार्फिन का ये कहना है कि जो बिजली हमें जहाँ सस्ती और कंसिस्टेंट मिलेगी बातों के साथ हम वो इस्तेमाल करेंगे। और मैं समझता हूँ उनका कहना बिल्कुल आग बजाने दर। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, वो भी चीजें इस बजट में तमाम देखने में आई हैं कि GDP 2.6% थी। जो ग्लोबल GDP यानी आलमी जो GDP थी उसके तकरीबन बराबर है। पिछले साल उनका कॉन्ट्रैक्ट जो टारगेट रखा गया था वो 3.6 था, तो 1% कम हुई है GDP, और वो 1% के माने होते हैं तकरीबन 5% अनएम्प्लॉयमेंट। अब देख लें मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो बड़े दर्जे की सनतें हैं
उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो पिट गई है, माइनस में आई है 1.5%। लेकिन छोटे और दरमियानी दर्जे की सनतों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 8 है। अब इन्होंने दोनों का औसत निकाल के कहा जी 4% सनत की ग्रोथ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमें हर सेक्टर का अलहदा निकालना पड़ता है और फिर ये देखना पड़ता है सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया। अच्छा मिर्जा साहब, ये हमारे लिए जी 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 जी, मैं कह रहा था कि जी टैक्स, बोले। जो नए टैक्स के इकदामात कारोबारी माहौल पर क्या मनफी असरात डाल सकते हैं, ये जो नए टैक्सेस शामिल किए गए? देखिए, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगा रहे हैं, जो 78 रुपए फी लीटर था उसको बढ़ा के 100 रुपए फी लीटर ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये और 5 रुपए कार्बन लीवे फर्नेस ऑयल और पेट्रोल के ऊपर लगाना जा रहा है। अब इनकी दो चीजें जो इन्होंने वादा किया था उसके ये मनफी है, उसके खिलाफ है। इन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे लोकल मार्केट में, और इंटरनेशनल प्राइसेस अगर गिरेंगे तो हम लोकल मार्केट में गिराएंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट गिरी है तो आप कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोलियम लीवे लगा रहे हैं। 78 रुपए फी लीटर जो था उसको बढ़ा के 100 रुपए फी लीटर कर रहे हैं। अब मैं अगर ये पूछूं उनसे कि अगर ये बढ़ता है, $120 ऑयल की कीमतें हो जाती हैं, तो उस वक्त भी क्या आप लीवे लगाएंगे और लोग देंगे या कम करेंगे आप उसको? इसका जवाब नहीं है अभी ये चीज जो है। क्यों? अच्छा, अब आप आ जाए कि उन्होंने सैलरी का तो मैंने आपको बतलाया था 10% है। जी 5% पेंशन के ऊपर 1 करोड़ से अगर ज्यादा है तो टैक्स लगाना शुरू कर रहे हैं। विद होल्डिंग टैक्स जो डिपॉजिट के ऊपर लोग बैंकों में डिपॉजिट रखते हैं, पेंशन वाले बैंकों में कम डिपॉजिट एफडीआर रखते हैं, उसके ऊपर 15% विद होल्डिंग टैक्स काटते थे, उसको बढ़ा के 20% कर दिया। ये सरासर ज्यादती है, जुल्म है। ये वो लोग हैं जो पेंशन वाले अपने पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रख के उनको रिटर्न मिलती थी, उसमें वो 15% इन्हें कटवा देते थे जो डिपॉजिट से इनको मार्कअप मिलता था। अब देखिए, एक तो मार्कअप कम हो गए, 30% से वो 10% के ऊपर 11% पे आ गए। अब उसमें भी आप 15% होल्डिंग के बजाय 20% विद होल्डिंग अगर काटेंगे तो फिर उसको मिलेगा क्या? और ये आप डिपॉजिटर्स को, जो ज्यादातर पेंशनर्स हैं, गरीब हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनको अगर आप छुरी चलाएंगे इस तरह से तो कोई बड़ा कारनामा नहीं है। ये ज्यादती और मेरे नजदीक नाइंसाफी है। तो इसमें हम टोटली खिलाफ हैं। एफबीआर के भी, एफबीआर में नया टारगेट 14.1 ट्रिलियन रखा है, 14,100 अरब रुपए। अब ये देखना है कि ये टारगेट पहले की तरह रिवाइज होगा, शॉर्टफॉल आएगा, क्योंकि इस साल तकरीबन 851 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया तो फिर टारगेट को रिवाइज करना पड़ा। इसमें ये भी एक चीज देखनी है कि सर्विस सेक्टर ने भी हमारे यहाँ टारगेट पूरे नहीं करे हैं, और सर्विस सेक्टर ने जो उसकी जो कारकर्दगी है, और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कारकर्दगी है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर की कारकर्दगी, ये तीन चीजें मिलके मईशत की कारकर्दगी पेश करती हैं। तीनों में आपके हदायत हासिल नहीं हुए और आपने टारगेट एफबीआर का जो रेवेन्यू का था उसको भी हासिल नहीं किया है। तो इन चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस साल हमारी जो बजट की कारकर्दगी है वो अमली तौर के ऊपर इतनी कोशिश नहीं रही कि उसको हम पेश करें। इसमें हमारे हदायत हासिल ना हुए, और जिसको हमने टैक्सेस तरह को रिवाइज करके लोग कह रहे थे शायद मिनी बजट आ जाए। मिनी बजट एक बहुत जालिम चीज होती है कि वो एक साल में 2 बजट आ जाते हैं, यानी 2 बार टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो ये कारकर्दगी है, इसमें कोई आप अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें हम
में उनसे बात करनी है, पूछना है, तो वो है अच्छी चीज। अकाउंट सरप्लस आया है $1.88 बिलियन का। एफडीआई भी $1.7 बिलियन का है। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ है, इंपोर्ट में 9% इजाफा हुआ है। रेमिटेंसेस $37 की इंशाल्लाह इस बार को पहुंच जाएंगी। और सीएसडीपी यानी तरक्याती मंसूबे जो हुकूमत के हैं, उसके लिए 1000 बिलियन रखा गया है। दिफाई बजट में 18% का इजाफा ये किया गया है, और वो जरूर भी था खत्ते के हालात को देखते हुए। मैं समझता हूँ ये भी हुआ है। जो 18% इजाफा 2550 अरब रुपए का दिफाई बजट है, लेकिन उसके साथ साथ फौजी अफसरान को और सोल्जर्स को रिवॉर्ड भी दिए की जा रहे हैं, रिवॉर्ड अलाउंस के तौर पे। तो उनका हक बनता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियां दी और जो जंग में शानदार कामयाबी हासिल की, तो शाबाशी देने का सर बजट खसारा कितना शो किया गया है इस वक्त मिर्जा साहब? जी। बजट ये खसारा देखें, ये जो आपका बजट का खसारा है, उसमें उन्होंने दो तरह के खसारे अलग-अलग दिखाए हैं। इसमें करंट अकाउंट में तो उन्होंने पॉजिटिव दिखाया है 1.8 बिलियन का, लेकिन बजट खसारा जो है हमारा वो यकीनन मनफी है, और वो बड़ा है 6%। तो बजट का खसारा भी मनफी पहलू होता है। आप इसमें करंट अकाउंट में तो खुश हो जाए कि जी 1.8 बिलियन का हमें सरप्लस मिला है, जबकि पिछले साल 1.34 का खसारा था। लेकिन बजट खसारे अपनी जगह यूं का तूं कायम है, बल्कि पहले से ज्यादा है। अच्छा, जो आप लोगों ने तजावीज़ दी थी एज अ बिजनेस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस कम्युनिटी की बात जी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट किया गया, या सिर्फ आईएमएफ के दबाव में ही ये बजट बना दिया गया? सर, हमारी चीजें तो एक्सेप्ट नहीं की गई। वो इन्होंने एक चीज बिल लेकर आई थी जिसमें उसका ऑर्डिनेंस पहले आ गया था कि वो इंडस्ट्री जो गैस से बिजली पैदा करती हैं, गैस जनरेटर इस्तेमाल करती हैं, सुई नौदरन के कनेक्शन है, वो पावर पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनके पास इजाफी पावर है। और मैंने उनसे पूछा कि ये गैस के जो उनके पावर हाउसेज, इनका क्या होगा? कहते हैं स्क्रैप कर दें, पैसे कमा चुके हैं। तो इसको हमने अपोज किया। जरदारी साहब ने भी 12:30 बजे तक मीटिंग की, पर मुझे नबी कमर साहब को, मुराद अली शाह साहब को, तीनों को भेजा। उन्होंने तीनों मिनिस्टरों से मीटिंग की, जिसमें औरंगजेब साहब थे, अवैस लगारी थे और अली परवेज मलिक थे। हमने कहा कि ये ज्यादती है, इन्हें पावर से, ग्रिड से जो बिजली मिलेगी वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी, जर्क होंगे, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अफोर्ड नहीं कर सकती इस तरह की बिला तातुल बिजली। उसे तातुल से बिजली चाहिए जो उन्हें गैस जनरेटर से मिल रही है। लेकिन दूसरे दिन मंडे को आके बिल पास हो गया। तो हमने बहुत सारी चीजों पर एतराजात किए हैं। हमने बिहार में भी किए हैं कुछ आज कवानीन, जिसपे अकाउंट फ्रीज करके पैसे अकाउंट से निकाल लेते हैं, अपील में जाने का मौका दिए बगैर। और अभी एक कबाबजी वालों के इन्होंने 8 करोड़ रुपए निकाले थे। तो मैंने गवर्नर और चेयरमैन अध्यार से बात की कि ये जातियां हैं। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन आईएमएफ से क्योंकि इन्होंने ये एग्री करा हुआ है, लिहाजा ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि ये हमारी तजावीज पे अमल करें या अमेंडमेंट कर सकें, फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट ला सकें। या अमेंडमेंट के बजाय इसी हालत में फाइनेंस बिल जो है वो एक्सेप्ट होगा। अच्छा मिर्जा साहब, आप नहीं समझते कि एक कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है वो मईशत के लिए काफ़ी मजबूत सेक्टर है? जैसे कि हम बात करें अगर अपने ही एक तरीके से जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, यूएई की बात करें, दुबई में एक
बड़ा जो है वो हुजूम है इस वक्त कंस्ट्रक्शन के हवाले से और लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए था कि वहाँ की जो इकोनॉमी है और वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं उनको पाकिस्तान आने पे मजबूर किया जाए, कोई ऐसी सहूलियात इस देखिए, बजट में दी उसके जाए? लिए हमने तजवीज की थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो तजवीज थी वो ये थी कि दुबई में 4% के ऊपर प्रॉपर्टी का टाइटल जो है वो शाहरुख शाह साहब बदल जाता है। बिल्कुल यानी आप ट्रांसफर करा देते हैं, खरीद बिल्कुल। लेते हैं प्रॉपर्टी 4% पे, 4.25 नहीं, 4.5 नहीं। हमारे यहाँ 17-18% है। हमने उनसे कहा था कि ये जो टैक्स है विद होल्डिंग कम करें। उन्होंने वादा किया है और इस बजट इशारा भी किया है, लेकिन खुल के नहीं बताया कि कितना वो कम कर रहे हैं। देखिए, ये जो रोशन डिजिटल में पैसे आ रहे हैं, ये लोग अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके टाइटल खरीदने से ट्रांसफर होने तक 17-18% हुकूमत मांग लेती है। लोग इसके लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं हम दुबई ट्रांसफर करके हम 4% में टाइटल को क्यों ना ट्रांसफर कर ले। बात उनकी सही है बिल्कुल। लिहाजा ये वो चीजें जो हमारे यहाँ से ट्रांसफर ऑफ फंड पड़ोसी मुल्क को, दुबई को कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी माशियत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स की आपने बात की, तो आप इसमें मजीद कोई इमिटमेंट हो सकती है आपके ख्याल में? क्योंकि अभी सिर्फ जो है वो पेश किया गया है ये बजट, अप्रूव होना बाकी है, तो आप नहीं समझते इसमें कोई इमिटमेंट जो है वो हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है कंस्ट्रक्शन के हवाले से खास तौर पे? जी, कंस्ट्रक्शन में 30-40 शोबे हैं जो मुंसलिक होते हैं। बिल्कुल सीमेंट और सरिया के अलावा सैनिटरी वगैरह के, पेंट के। लेकिन हमारे यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को समहाउ ये जहनों में है कि ये ब्लैक मनी पार्क करने का सबसे आसान तरीका है। और पाकिस्तान में जितनी ब्लैक मनी है वो यहाँ पार्क होते हैं। फेस 8, बैरिया टाउन मिसालें देते हैं। बिल्कुल तो इसमें ये माइंडसेट की बात सर, है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करें अगर, तो वो ज़्यादातर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में। और कंस्ट्रक्शन का शोबा ऐसा है कि अगर उनकी चीज़ सिक्योर होगी, उनको पता होगा कि 10 साल बाद भी उनको वो चीज़ मैसर है और उनकी जगह सिक्योर है, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। और अगर टैक्सेस से रिलीफ मिलेगा तो वो और ज़्यादा करेंगे। मगर इस तरीके का बिल्कुल यही हमारा कहना है कि अगर पैसे इन मुल्क में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन वो सनत है जो जॉब भी प्रोवाइड करती है, रेवेन्यू भी देती है, और कोई 39 सेक्टर से जो इसमें बूस्ट होते हैं, जिसमें पेंट का है, जिसमें लकड़ी का है, जिसमें हार्डवेयर है, इवन अगर दूसरे है। ममालिक की बात करें मेजर साहब, तो इवन अगर वो कहते हैं कि $1 लाख की या $2 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं हमारे मुल्क में, तो वो नेशनलिटी भी देने के लिए तैयार है। तो इतना बड़ा शोबा है खास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से इन्वेस्टमेंट। इट्स मीन के अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी में करते हैं। दो चीजों में मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। एक तो ये डिपॉजिट के, बैंक डिपॉजिट जो FDR थी, इस पे इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स 15 से जो 20 किया है, मैं सख्त मुखालिफी, डिस्करेज करेंगे बैंकों में पैसा रखना। फिर लोग क्या करेंगे, डॉलर लेके तकिए के नीचे रखेंगे या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें न जॉबें मिलेंगी न दूसरे शोबे जो है वो बूस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सख्ती से मैं इसको अपोज करूंगा। मैं इस बिल में कौमी असेंबली में इंशाल्लाह हम इसकी जुम्मे से इस पे बहस शुरू हो रही है। बिल्कुल कल और परसों दोनों दिन हमारी आपस में पीपल्स पार्टी की मीटिंग है। बिल्कुल हम उधर जा रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है वो इसके तमाम पॉइंट की आले उठा के और वहां पे बहस करेगी कौमी असेंबली में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना तज़किया पेश किया और अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो बजट है 2025 और 26 का,
वो पेश कर दिया गया है नेशनल असेंबली में, और बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त उनके क्या राय है वो भी पेश करेंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपनी एज अ पॉलिटिकल भी तज्जिया पेश किया और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को भी एक तरीके से रिप्रेजेंट किया। मगर जो असल फेडरेशन है बिजनेस कम्युनिटी की, उससे मुंसलिक एक गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, फैयाज मगून साहब, जो कि नाइब प्रेसिडेंट हैं इस वक्त एफपीसीसीआई के। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं कि फैयाज साहब फरमा दें कि आपके मुताबिक ये बजट माशी बहाली के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकता है, और जो जो तजावीज़ आप लोगों ने दी थी इस बजट के हवाले से, इस बजट को बेहतर करने के हवाले से, वो सुनी गई या आप लोगों को जो है वो एक साइड लाइन कर दिया गया और आईएमएफ की बात को तरजीह ज़्यादा दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है हमें पॉइंट ऑफ व्यू को, फेडरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का मौका दिया। इसमें जो है देखें, अभी तक बजट का जो एक डॉक्यूमेंट आया, भी हमने ये स्पीच सुनी है, हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इनिशियली हमारे पास फीडबैक आया है वो जो है मिला जुला है। अभी के बहुत सारी बातें हमारी मानी गई हैं। इस तरह हमने ये डिमांड उनको की थी कि जो सुपर टैक्स है उसमें कमी की जाए, तो वो 1% से 0.5% कर दिया गया है। दूसरा, इसमें जो एक थोड़ी बहुत ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स के हवाले से जो उन्होंने सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म, जो रजिस्टर्ड फॉर्म जो है वो उसको सिंप्लीफाई करने की बात की गई है इसके अंदर, बजट के अंदर। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। यही हमारा मुतालबा था कि 1 पेजर फॉर्म होना चाहिए, ना कि इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो कि जो एक बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा भी इसको नहीं भर सकता, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा ब्रॉडनिंग ऑफ एक्स के लिए। और दूसरा जो इसमें जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर जो एफईडी है 7%, वो अबॉलिश कर दी गई है। इससे मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फायदा होगा, और इसमें जो विद होल्डिंग टैक्स है वो भी कम कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ऑल ओवर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फायदा होगा, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज अटैच हैं उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ आएगी और उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को क्या क्या जो है वो फायदा दिया गया है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर हैं वो ये टैक्स से उम्मीद लगा के रखे हुए थे बजट से कि कंस्ट्रक्शन में जो है वो उनको फायदा होगा ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके। जी फैयाज साहब, ट्रांजैक्शन के ऊपर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था, पहले उसमें था कि 7% जो है वो एफईडी थी, अब उसके ऊपर 7% एफईडी हटा दी गई है। तो जब कोई भी प्रॉपर्टी, जाहिर बात है प्रॉपर्टी के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होनी है, तो और फिर उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स भी जो थे उसकी शरह में भी कमी की गई है कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स था उसके ऊपर भी कमी की गई है परचेज के ऊपर। तो वो भी जो है एक जो बेनिफिट है वो अल्टीमेटली जो है वो उधर ही रियल स्टेट को जाएगा, और उसका जो बेनिफिट पास ऑन होगा वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी होगा। और इरिगेशन तो के हवाले से क्या समझते हैं सर? इरिगेशन के हवाले से बताइएगा सर। जी, इरिगेशन के हवाले से, ज़राअत के हवाले से बताइएगा सर, उसमें क्या सहूलियत दी गई? देखिए इरिगेशन के हवाले से जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने कोई एक अच्छी खासी अमाउंट मुख्तस की है, लेकिन अभी इसको ये डिफाइन नहीं किया अपनी स्पीच में। हम लोग पढ़ेंगे कौन से सेक्टर में और किस जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो खर्च किया जाएगा, या कौन से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे उसके ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा था मुतालबा कि एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी ये पिछले साल जो है हमारी क्रॉप बहुत ही जो मेन क्रॉप थी उसकी ग्रोथ माइनस में हुई थी हमारी, तो वो था कि अभी अभी वो बात सामने आएगी, मैं इसके बारे में अभी बिल्कुल क्लियरली कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो इन्होंने जो सोलर पैनल्स के ऊपर जो 18% सेल टैक्स आयद किया है
वो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री के लिए बेहतर नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्री जो पहले ही एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हैं उसके लिए, और जो लोग ऑल्टरनेट एनर्जी पे जा रहे थे और उसके जरिए लो कॉस्ट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी वो हासिल कर रहे थे, तो उसकी के लिए मेरे ख्याल में थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा कि अब उनको सोलर पैनल की कॉस्ट ऊपर पड़ेगी। 18% जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी से फायदा उठा रही है और मजीद उसको जो है वो बेनिफिट दे रही है और इनकरेज कर रही है अपने तमाम आवाम को कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं और फ्यूसल फ्यूल जो है उसका कम से कम इस्तेमाल हो। उससे जो हमारी जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर भी वो असरात आ रहे थे। तो ग्रीन एनर्जी जो है वो पूरी दुनिया प्रमोट कर रही है, लेकिन इधर जो है यहाँ पर जो बजट में 18% उसके ऊपर सेल टैक्स आयद कर दिया गया है, तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और वो नहीं होना चाहिए था। आईटी के शोबे में क्या समझते हैं फैयाज साहब कि आईटी के शोबे में जो रखा गया है बजट, उसके हवाले से क्या समझते हैं कि बेहतरी है? आईटी के शोबे को जो है वो बेहतर करने के लिए कोशिश की जाएगी, या ये भी जो है वो आम लोगों की तरह जो है आईटी के वो देखें, सूदमंद साबित नहीं होगा? जी। आईटी के शोबे में सिर्फ जो कुछ पॉलिसी चेंज करने की जरूरत थी, बहुत सारी जो पेमेंट्स थी, जो एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होते थे या जो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट थी, उसमें बहुत सारी पेमेंट्स जो थी वो मंगवाने में, पाकिस्तान मंगवाने में मुश्किलात थी पॉलिसी की वजह से। ठीक। ये तजवीज किए थे कि वो पॉलिसी लागू करें तो ताकि वहां पर से जो अभी भी 30-40% उसकी पेमेंट इधर नहीं आ पाती है आईटी एक्सपोर्ट की, तो वो अगर ये पॉलिसी को चेंज करें तो वो आ सकती है। लेकिन अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी उसमें तजवीज में या कोई डॉक्यूमेंट में कोई चीज आई नहीं है। लेकिन उन्होंने ई कॉमर्स के ऊपर जो टैक्स लगा दिया, तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना था, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत से छोटे जो कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स, जो हमारी यंग जनरेशन जो कि अनएम्प्लॉयड है, तो वो इसके जरिए अपना रोजगार कमा रही है। तो अगर इसको करना भी था टैक्स, तो कोई आप एक स्लैब बना देते कि फॉर एग्जाम्पल कि 1 करोड़ से ऊपर या 2 करोड़ से ऊपर अगर उसकी टर्नओवर होगी तो उसके ऊपर टैक्स आयद होगा, अदरवाइज जो है वो टैक्स फ्री रहेगा। क्योंकि इससे ये टैक्स आयद होने से जो फ्रीलांसर्स हैं और दूसरे जो छोटा छोटा ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो डिस्करेज होंगे, और वो बल्कि बहुत सारे जो हमारे फ्रीलांसर थे वो हमारे लिए रेमिटेंस भी बाहर से आ रही थी और वो भी लेकर आ रहे थे, लेकिन वो मेरे ख्याल में उनकी थोड़ी हौसला शिकनी होगी। एक और दूसरी बात जो सबसे बड़ा हमारी जो ट्रेड डेफिसिट को कवर करता है वो सेक्टर है हमारा रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानी। यस। अब अगर हमारी वो ना, अगर ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंस को अगर हम माइनस कर दें, तो हमारा जो पिछले साल जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो ट्रेड डेफिसिट है वो $26 बिलियन है। तो लेकिन इसकी वजह से हमारा जो है बल्कि मेरे ख्याल में 27 बिलियन है ये, और उसकी वजह से हमारी जो बाहर से रेमिटेंसेस आ जाती हैं, तो पहली मर्तबा हमारा ट्रेड और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या जो हमारा एफिसिट है करंट अकाउंट का, वो सरप्लस में रहा है तकरीबन 2 बिलियन। तो मेरे ख्याल में उसको जो है हमें मजीद इंसेंटिव देने चाहिए। अभी भी 20-30% पेमेंट्स रेमिटेंसेस वो इधर नहीं आती हैं, तो उनको ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं कि उनको ऐसी मोटिवेशन दी जानी चाहिए थी कि वो रेमिटेंस भी इधर आए। क्योंकि वही एक हमारा तमाम जिसको कहते हैं ना कि तमाम जो प्रॉब्लम्स जो हमें होनी होती हैं, वरना तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की इतनी बड़ी शॉर्टेज हो जाए कि हमारे पास रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ना बचे। तो उसको खास तौर पे हमें बड़ी जो है उसको
देखना होगा कि ये रेमिटेंस कंटिन्यूस रहे, ना सिर्फ कंटिन्यूस रहे, इसको मजीद बढ़ाया जाना चाहिए था। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दें इस बजट में कि वो मजीद पेमेंट्स और जो मजीद बिल्कुल रेमिटेंसेज हैं बिल्कुल वो इधर आए। बिल्कुल बिल्कुल सर तो सर ये सर जी फैयाज साहब हमारे साथ इस वक्त एक्स गवर्नर पंजाब मलिक राजवाना साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है। उनको वेलकम भी करते हैं और सवाल भी कर लेते हैं बजट से रिलेटेड। सर आवाम का कितना ख्याल रखा गया है, क्योंकि बजट में ज़्यादातर हमने देखा है कि आईएमएफ की शराइत को ज़्यादा जो है वो कंसीडर किया गया है, और बहुत सारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बजट अवामी बजट नहीं, आईएमएफ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है, मगर इसमें कुछ की जा सकती हैं, और बिजनेस ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनके रेमिटेंस जाहिर सी बात है उनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं ये बजट अवामी बजट है या आईएमएफ ज़्यादा बजट है? सर देखिए, मैंने फ्रैंकली मैंने सेलिएंट उसके फीचर सुने हैं, डिटेल से मैंने कोई बजट की तकरीर नहीं सुनी, अभी टीवी पे जो चल रहा है उसको मैंने सुना है। ओवरऑल तो लगता है कि काफी सारे सेक्टर्स में अच्छी उन्होंने बजट प्रपोजल्स दिए। एक बात ध्यान में रख लें कि ये दीज आर दी प्रपोजल्स, ये कोई फैसला नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। और इस पर जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़ास तौर पे स्टेक होल्डर्स के, जिनसे टैक्स लेना है या जिन पे टैक्स लगा है, और ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात या और दूसरे हजरात जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी ये राय है, मेरा ये मशवरा है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात के लिए उन्हें एक राइट ऑफ ऑडियंस दिया जाए, उनसे सुना जाए। हो सकता है कि उनकी गुफ्तगू में कोई चीज़ बेहतर हो और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को किसी हद तक जो है दूर किया जा सके, तो ये प्रपोजल्स में चेंजेस तो हो सकती है, क्योंकि ये तजावीज़, बजट तजावीज़ है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, बजट मंजूर नहीं हुआ। सीधा सीधा चीज़ें, मसलन कारों पे अब उन्होंने कोई सेल्स टैक्स लगाया है, तो छोटी कारों पर भी मैं देख रहा था लगा दिया है। मेरी नज़र में ये सुजुकी आल्टो से छोटी कार तो है ही नहीं, जो दरमियाना तबका है उसके लिए कार अफोर्ड करना भी बड़ी मुश्किल है। बट इवन देन कोई अफोर्ड करता है तो उस पर टैक्स कम होना चाहिए। बड़ी कारों पर बेशक लगाएं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो टैक्स भी ज्यादा दे सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है जी। अच्छा, आप नहीं समझते मलिक साहब कि ये जो बजट पेश किया गया है, इस वक्त पीएमएलएन की हुकूमत है, तो किन किन से मशवरे लिए गए थे और मशवरे पे अमल किसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा नजर आया इस बजट पे? देखिए, मैं कोई बजट की तैयारी में कोई उसमें मेरा कोई, मैं ना स्टेक होल्डर हूँ और ना मेरा कोई उसमें कंट्रीब्यूशन है, ना ही मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ। मुस्लिम लीग नून का तो मैं वर्कर हूँ, मगर हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा हुकूमत में कोई अमल दखल नहीं है, मुझे नहीं पता। मगर एक बात तो जरूर है ना, कि जब भी बजट कोई आता है उस पर कंसल्टेशन जरूर होती है, मगर इस दफा मैं समझता हूँ कि उन्होंने कंसल्टेशन का कैनवस जो है उन्होंने उसको वसी किया है। इसके बावजूद भी इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, और उसमें कंसल्ट करके इफेक्टेड तबका जो कि समझता है कि मैं मुतासर हुआ हूँ, तो उसको जरूर सुना जाना चाहिए। जैसे कि सोलर पर उन्होंने कोई 18% GST लगाया है, जो मैंने देखा है, इफ आई एम करेक्ट। तो अब बहुत सी इंडस्ट्री जो है ना वो सोलर पे कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल। तो इंडस्ट्री को जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, इंडस्ट्री को जब तक आप सस्ती बिजली नहीं देंगे या अपने सोर्सेज से वो सोलर लगा के वो सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं और आगे करने की तैयारी है, तो उस पर ये सेल्स टैक्स, मैं समझता हूँ कि उस पर भी गुफ्तगू के बाद इस पर नजरसानी करनी चाहिए। जब तक किसी पॉलिसी को, देखो सोलर के लिए पॉलिसी थी कि आप लगाएं, घरेलू सार्फिन भी लगा रहे हैं और सनती सार्फिन भी लगा रहे हैं। तो कोई भी पॉलिसी हो, मैं खुद स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स भी हूँ, तो कोई भी पॉलिसी हो तो कम से कम 5 साल के लिए जिस पॉलिसी की अनाउंसमेंट है उसको जो है ना छेड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं फैयाज साहब के पास आऊँगा। फैयाज साहब, फरमा दीजिएगा कि लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस बजट। क्या समझते हैं कि चीज़ें पॉजिटिवली अगर देखें तो किन शोबों को ज़्यादा तरजीहात दी गई हैं, और किस तरीके से आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर और पॉजिटिव और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन से सेक्टर को जो है वो ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया है?
जी फैयाज साहब, फैयाज साहब आपका माइक बंद है। जी जी, इन्होंने जो है बहुत सारी शोबों में, सेक्टर में जो है वो कुछ रकम मुख्तस करने का ऐलान किया। इसमें वो जो फोकस कर रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि कॉटन एंड स्पिनिंग सेक्टर में 7% की जो है ग्रोथ वो शो कर रहे हैं कि वो ग्रोथ होगी उसमें। तो जाहिर बात है अब उसको भी इंसेंटिव्स जो हैं वो देंगे कि पहले ही हमारी जो कॉटन बेल्स हैं वो पहले जो ये पिछले साल 5-6 बिलियन हुई थी बेल, वो इस साल सिर्फ 3.5 बिलियन बेल हुई है। तो वो भी हमें मेरे ख्याल में उसमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव उसके ऊपर होगा। दूसरा वो जो मैंने आपको कहा कि जो फॉर्म है, जो इन्होंने सिंपलिसिटी ऑफ जो फॉर्म, जो टैक्स का फॉर्म है उसको सिंपल कर दिया है, तो वो मेरे ख्याल में काफी अच्छी बात है और उसमें हौसलामंद बात है। इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा पैकेज मुझे नहीं नजर आया, या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कोई ऐसी इंसेंटिव या कोई ऐसी पॉलिसी अभी तक बजट डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं नजर आई। हो सकता है अभी हम पूरा जब इसको डिटेल में पढ़ें तो उसके अंदर कुछ हमें सामने आए। और जो बाकी बातें हैं, जैसे सुपर टैक्स है, वो इन्होंने जो 0.5% कर दिया, वो एक अच्छा इकदाम है। और दूसरा जो ये रियल स्टेट सेक्टर में जो उन्होंने ये इकदाम किया, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि एक्सपोर्टर पर से जो फिक्स टैक्स रिजीम में जो पिछले बजट में उनको हटा दिया गया था, तो हमारा मुतालबा था कि वापस एक्सपोर्टर को फिक्स टैक्स रिजीम में लेकर आया जाए। तो वो भी मेरे ख्याल में ये वाले बजट में नहीं पूरा किया गया। और दूसरा ईएफएस में के अंदर जो भी अब इंपोर्ट भी होगी उसके ऊपर भी सेल टैक्स 18% आयद कर दिया गया बिल्कुल, है। मैं इसी के ऊपर तो आता था। ये भी ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली ट्रेडर्स जो हैं वो कितना खुश है इस बजट से, और क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक बड़ी इकोनॉमी है जो है वो सपोर्ट करती है मईशत को, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या बेहतरी आई है या नेगेटिव साइड ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है इस बजट में? वो तो हुआ है कि जो इन्होंने ऐलान किया है कि जो हमारा स्लैब है, जो कस्टम ड्यूटी का स्लैब है, वो 5 साल में 15% से 0% से 15% तक उसको लेकर आएंगे, जो कि अभी 20% है। तो उसके अंदर भी बतदरीज जो है वो कमी वाक़या होगी। और इस साल भी और एक जो है वो आरडी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी है, वो भी खत्म की जाएगी। तो उससे भी हमारी कुछ कॉस्ट, अगर वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के ऊपर से आरडी खत्म की जाएगी तो उसके ऊपर भी हमारी जो इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी कुछ कम होगी। तो मेरे ख्याल में वो भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। तो ये कुछ हैं वो ऐसी चीजें कि जिससे जो ट्रेडिंग्स हैं और जो ट्रेडर्स या कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं, तो उनको भी इस बजट से फायदा मिलेगा। और वो भी मेरे ख्याल में कोई ना कोई और बेनिफिट इस और बजट में जब जितना आप लोगों ने अभी इस वक्त स्टडी किया है इस बजट को, क्योंकि जो बजट बुक है वो काफ़ी तवील है और जो नुकात हैं, जाहिर सी बात है आपने जैसे बताया कि आपकी टीम इसके ऊपर स्टडी कर रही है और मुकम्मल इसके ऊपर स्टडी करने के बाद वजाती जो बयान है वो आप लोगों की तरफ से जाहिर सी बात है सामने आएगा। मगर इस बजट के दौरान आप क्या समझते हैं कि आप लोगों की कितनी जो है वो बातों को रखा गया इस बजट में, और आप लोगों से जो कमिटमेंट की थी वो फुलफिल हुई है इस बजट में या नहीं? देखिए, इसमें जो है तकरीबन हम कह लें कि अभी तक जो हमने स्टडी की है डॉक्यूमेंट, 30-40% हमारी बातें मानी गई हैं इसके अंदर। और आगे अब ये जब तक पूरा एक हमारा डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता हमारे सामने और उसकी ब्रीफिंग नहीं आ जाती, तो मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन एक जो बात जो अभी हमारी टीम के एक मेंबर ने मुझे बताई कि इसमें जो है वो जो प्लेंटीज हैं वो बहुत हार्श कर दी गई हैं। वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक अच्छा फैयाज साहब, आप लोग बिजनेस एज कम्युनिटी के लिए, एफपीसीसीआई इस बजट को अप्रूव करती है, रिजेक्ट करती है? बस ये आखिरी सवाल। देखिए ये अबलस वक्त है कि अप्रूव करना, और पूरा बजट ना पढ़ें अभी और हम पहले ही अप्रूव कर दें या रिजेक्ट कर दें। जैसे मैंने पहले बोला, पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, पूरा डॉक्यूमेंट का एनालाइज हो जाएगा।
फिर हम इंशाल्लाह ये बयान ये दे सकते हैं कि हम इसको अप्रूव करते हैं या इसको चले रद्द करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया फयाज मंगून साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपना तजिया पेश किया। नाज़रीन, वफाकी बजट किसी भी मुल्क की सिमत का तयन करता है। ये बजट बज़ाहिर अदाद शुमार बुलंद लगता है, मगर दरअसल ये ही वो दस्तावेज़ है जो आम जो आदमी की ज़िंदगी, कारोबारी मुलाजमत और रोज़मर्रा अखराजात पर बराह रास्त असर डालती है। हुकूमत की नीयत है कि वसाइल कहाँ से आएंगे और ये बोझ किस पर पड़ेगा, ये सब सवालात आने वाले दिनों में और भी नुमायाँ होंगे। अब देखना यह है कि ये बजट आवाम को रिलीफ देता है या मजीद आजमाइशें जो है वो बनकर सामने आता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।